वेलकम टू द फिन गाय दोस्तों। तो चलिए आज ये 3 स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये फंडामेंटल एनालिसिस इन डिटेल्स नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे और चार्ट वगैरह को देखेंगे। तो ये है पहला स्टॉक इंडसइंड बैंक। ये लगातार गिरावट के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 1700 के करीब था ये स्टॉक, तब ये जनवरी महीने में, ठीक है। और अभी ये गिर के आ गया है, करीब इसका हाफ हो गया है। 40% इसका जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गया है और ये लार्ज कैप से मिड कैप बन गया है अभी, ठीक है। तो अभी 990 पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा भी कोई कैंडल नहीं बनाया है जिसको देखकर हम लोगों को लगे कि ये इसका सपोर्ट बन गया है। तो ये गिरावट क्यों हुआ? गिरावट हुआ इसका एसेट क्वालिटी में घटिया था, हो गया। इसका क्वार्टरली रिजल्ट घटिया हो गया इस बार। तो बहुत सारे स्टॉक ने, मैक्सिमम लार्ज कैप स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट नहीं अच्छा आया, तो उसके लिए ये गिरा। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए, रिजल्ट, सॉरी, रिजल्ट तो इस दिन आया था, ठीक है, लेकिन ये गिर रहा था यहाँ से। तो मार्केट को पहले से ही पता होता है कि कौन सा स्टॉक कौन से क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ये मार्केट को 1 महीना 15 दिन पहले ही पता हो जाता है, लेकिन हम लोगों के जैसे रिटेल इन्वेस्टर लोगों को ना ये पता नहीं चलता, ठीक है। अभी जो बोरोसिल, रिन्यूएबल बोरोसिल है, वो अच्छा 2-3 दिन से 7%, 7.5% से अपसाइड दे रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ अच्छा न्यूज़ होगा तो मार्केट में जितना भी DII, FII या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग हैं, जिसका काम है हर वक्त ये चीज़ सारे देखना, ठीक है, उन लोगों को पता है। तो इसीलिए ये स्टॉक ना, आप देखिए यहाँ से करीब 2024 के पहले से ही जनवरी से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और गिरते गिरते अभी यहाँ पर आ गया। तो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे टाइम में क्या करे, क्योंकि ये स्टॉक तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पर सपोर्ट देखकर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर घुसे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर बढ़िया सा सपोर्ट ले रहा था। तो एक तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं दे पाओगे किसी स्टॉक को 5 साल 6 साल, तो निकल लेना ही बेहतर है, ठीक है। एटलीस्ट 5 6 साल देना चाहिए ऐसे स्टॉक जो गिर चुका होता है और अपना वैल्यू खो चुका होता है, ठीक है। और अगर इसमें कोई अच्छा न्यूज़ होता या फिर होगा भी, ठीक है, तब ये स्टॉक वो अच्छा न्यूज़ मार्केट में आने से पहले ही, रिटेल इन्वेस्टर लोगों को पता लगने से पहले ही उस स्टॉक में दिखाई देगा। DII, FII या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर घुसे हुए हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो है, आप अगर स्मॉल अमाउंट में घुसे हुए हैं तो ठीक है, और अगर आपका बिग अमाउंट यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं तो ये अभी टाइम लगाएगा, और आपके रिस्क एपेटाइट कितना है वो देखकर आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक अभी तक एक दिन भी ऐसा कोई कैंडल नहीं बनाया है जिस दिन को देखकर लगे कि ये स्टॉक अभी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, फाइनल सपोर्ट, ठीक है। इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ये इंडसइंड बैंक का ही चार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाला एक सपोर्ट था 990 के पास, और इसके बाद जो सपोर्ट बनता है ना, वो 800 रुपीज़ के पास बनता है। अगर इसमें ऐसा ही प्रेशर लगातार चलता रहा तो ये 800 रुपीज़ तक जा सकता है, ठीक है। और आप लोग देख देख पाओगे यहाँ पर ये इंडसइंड बैंक का मंथली चार्ट है, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर 2020 में कोरोना के टाइम बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो इसका नेचर ही है ऐसा बिहेव करना कि अगर ख़राब रिजल्ट आ गया या फिर कोई ऐसा न्यूज़ ख़राब आ गया तो ये ज़्यादा गिरता है। तो इसके नेचर से हम लोगों को पता चल गया है।
तो एक बार इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, हाँ, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ना, इसके वजह से इसका ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इसके वजह से इसका ये हालत हुआ है, जो कि एकदम अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लेकिन ये स्टॉक अभी वैल्यू बाइंग होगा। जितना भी इन्वेस्टर यहाँ पर घुसेंगे वो वैल्यू बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो इसका पी है वो एकदम नीचे आ चुका है। यहाँ पर देखिए पी, ठीक है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। और इसका जो ये है देखिए बुक वैल्यू, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना था कि यहाँ इसका बुक वैल्यू है 807 और इसका जो प्राइस है वो 990 के। तो ऐसा कम भारी होता है कि बुक वैल्यू के पास आ जाए कोई लार्ज कैप स्टॉक, बुक वैल्यू के एकदम करीब आ जाए। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो तो अच्छा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है 1.67%। डेट तो होता ही है ऐसे स्टॉक में, बैंकों में, ठीक है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ ये वाला जगह इसका ख़राब हो गया है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स जो है वो ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का 54.5% है, ये बहुत अच्छा है। तो इसका ख़राब जो हुआ है ये क्वार्टरली प्रॉफिट में इसका बहुत ही ख़राब रिजल्ट इस बार आया यहाँ पर, ठीक है। इसके कारण ये स्टॉक नीचे जा रहा है। तो क्या ये बुक वैल्यू के पास आ जाएगा? अगला ये सपोर्ट अगर टूट गया तो अगला सपोर्ट बुक वैल्यू के पास ही है। तो ऐसा स्टॉक बुक वैल्यू के बराबर का स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर, या फिर ये तो सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, सेंसेक्स 30 के अंदर भी है। सेक्शन 30 सेंसेक्स 30 के अंदर भी है। और एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, यूपीएल भी एक टाइम में सेंसेक्स 30 निफ्टी 50 के अंदर का ही स्टॉक था, लेकिन उसका भी जब 2022 में जब उसका एसेट वैल्यू गिरा, ठीक है, तो एसेट क्वालिटी, तब उसको निफ्टी 50 से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है अगर इंडस्ट्रियल बैंक को खुदा ना खास्ता काल अगर निकाल दिया जाए 2-5 महीने के बाद, ठीक है, तब तो ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। और अगर ये इंडस्ट्रियल बैंक अगला येस बैंक बनने जा रहा है तो वो भी हम लोगों को नहीं पता चलेगा। वो पहले डीआईआई, एफआईआई या फिर जो भी मेजर इन्वेस्टर है, प्रोमोटर होल्डिंग्स जो भी है, वो उन लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा 2-3 महीने के बाद, तब इसमें स्टॉक से सारे निकल जाएंगे। तो इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर लोग स्टॉक में फंसते हैं। तो चलिए अगला स्टॉक जो है वो है रिलायंस। रिलायंस में एक बढ़िया सा कैंडल यहाँ पर दिखाई दिया बहुत दिनों के बाद। आप लोग देख सकते हो ये वाला कैंडल, ग्रीन वाला कैंडल, इसमें रिवर्सल आया है, लेकिन ये इसका सपोर्ट यहाँ पर देख पा रहे हो वीकली चार्ट में, ये इसका सपोर्ट हो होता ये 1300 के करीब, लेकिन इसको ब्रेक करके इसने यहाँ पर 1225 में इसने सपोर्ट लिया और 200 डीएमए के करीब सपोर्ट लिया। तो रिलायंस के लॉन्ग टर्म चार्ट में आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि ये था एक टाइम में इसका रेजिस्टेंस 1100 जब ब्रेक किया, उसके बाद 11 से 1300 200 रुपये चला गया, ठीक है। तब तो ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था, अभी तो रिसेंटली ये स्प्लिट हो गया है, ठीक है, 1:1 में। तो अभी इसके प्राइस के हिसाब से ही कहते हैं कि 1300 का जब ब्रेकआउट हुआ 1300 में, यहाँ पर टाइम बिता लिया बहुत दिन, ठीक है। और ऐसी इसी तरह से के स्टॉक एक और है एशियन पेंट्स, और बजाज फिनांस भी है। तो ऐसे स्टॉकों में स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लार्ज कैप भी है, गिरने का उतना चांस भी नहीं है,
तो यहाँ पर आप सपोर्ट देख लो 1100 1050 पे, और यहाँ पर 1300 के करीब इसका रेजिस्टेंट। तो यहाँ पर घुसो, यहाँ पर घुसो, यहाँ पर निकलो, फिर से यहाँ पर घुसो, यहाँ पर निकलो, फिर से यहाँ पर घुसो, यहाँ पर निकलो। तो ये कई बार ऐसे भी मौका देता है पैसा बनाने के लिए। तो इस स्विंग ट्रेड के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो अभी जो दिख पा रहा है रिलायंस में वो है 1225, 1225 के करीब ये सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ से आपको दिखाया है 2 वीक ये ग्रीन कैंडल बना चुका है लगातार। तो जो मैं कह रहा था कि 1100 से 1300 एक बार ये यहाँ पर बहुत बार खेल चुका है। 1100 से 1300 ये वाला, और ये वाला 900 से 1100। और अभी जो इसका खेल स्टार्ट हुआ है वो 1300 से 1600 या 1500। ठीक है, यहाँ पर बहुत बार हो सकता है 2-3 बार स्विंग ट्रेड का मौका दे दे। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो 1300 इसका एक सपोर्ट थे, 1250 या 1300 इसका एक सपोर्ट बनने जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। मैं तो यहाँ पर बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। बाय और सेल जो भी करना है वो आप लोगों को ही करना है। सिर्फ चार्ट डिस्कशन होता है और फंडामेंटल डिस्कशन होता है। तो ये रहा रिलायंस का लॉन्ग टर्म का चार्ट, आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न करके दिया है। लॉन्ग टर्म का चार्ट मैं इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि आप लोगों को स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंट आए कि कैसा परफॉर्म करता है स्टॉक। ये जो रिलायंस था यहाँ पर देखिए 2020 में कोरोना का टाइम जो गिरा था, ये वाला टाइम वो था। तो ये सारे देखना, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका मंथली कैंडल में लॉन्ग टर्म चार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। तो अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश हम बोल सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट तोड़ सकता है क्योंकि एशियन पेंट्स में भी वही प्रॉब्लम है। एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया है। इसका जो मार्केट शेयर जो था वो घट चुका है और सेल्स में भी गिरावट आया है। तो ये इस सपोर्ट को भी तोड़ सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 2400 से 2400 के करीब एक सपोर्ट बन रहा था। तो ये तो 3400 से 1000 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल रहा है। तो चलिए इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। ये जो एशियन पेंट्स है उसी तरह का स्टॉक है जो रिलायंस, यहाँ पर बार बार आता था और यहाँ पर इसका सेलिंग प्रेशर आ जाता था। यहाँ पर डिमांड था, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, तो कई बार मैं भी खेल चुका हूँ इसको। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये सारे जो सपोर्ट था उसको तोड़कर नीचे आ चुका है। तो ये जो सपोर्ट था पहले वो अभी इसका रेजिस्टेंट बन जाएगा। 2750 इसका अभी रेजिस्टेंट बन जाएगा। और इसका यहाँ पर एक पुराना वाला सपोर्ट है 2021 के टाइम। तो ये इसका अभी सपोर्ट, नया सपोर्ट बन सकता है 2250 पर। और एशियन पेंट्स बहुत पुराना एक पेंट्स कंपनी है। तो देखते हैं ये अपना एसेट क्वालिटी कैसे बेहतर करता है। तो ये इसका पुराना टोटल चार्ट है। अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, लाइफ टाइम डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो उसका एम बड़ा होना चाहिए, उसका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए एशियन पेंट्स को एक बार देख लेते हैं। और ये था इंडसइंड बैंक का जो डिस्कशन, एक बार देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक का जो ये था इसका अर्निंग पर शेयर का बिल्डिंग, यहाँ पर प्रॉब्लम आया है, यहाँ पर प्रॉब्लम आया है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से अभी वो जो स्टॉक का प्राइस में दिख रहा है वो अच्छा। एशियन पेंट्स का जो गिरने का वजह है वो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर छुपा है। अब देखिए यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट में कितना ज़्यादा डाउन, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ में कितना ज़्यादा, रुकिए, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ में कितना ज़्यादा डाउन। ठीक है, यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स में भी इसका डाउन हो गया है, घट चुका है। लेकिन इसका ROE ROC ये बढ़िया है।
ठीक है। और डिविडेंड भी ये अच्छा खासा देता है 1.37। डिविडेंड के बारे में ये और इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी बढ़िया है। ऐसे तो जो लॉन्ग टर्म का जो 10 ईयर्स का प्रॉफिट या फिर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 ईयर्स, ये बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी स्टॉक में करंट दिक्कत चलेगा, और ये दिक्कत कितने दिन तक चलेगा ये तो मार्केट ही बताएगा। ये इसका अर्निंग पर शेयर का जो बिल्डिंग है आप देख सकते हो, 10 ईयर्स का बिल्डिंग एकदम लगातार यहाँ पर ऊपर चला गया है। यहाँ पर एक बार डीप आया था और 2021 में, और अभी यहाँ पर डीप आ रहा है। यहाँ पर भी एक बार डीप आया था, तो अभी ये सबसे कम पी में मिल रहा है। यहाँ पर एक बार देख सकते हो एशियन पेंट्स का गिरावट करीब 30% के करीब यहाँ पर ऊपर से गिर चुका है। लेकिन इसका जो 3 ईयर्स का सेल्स अभी भी डबल डिजिट में है। 7 ईयर्स का सेल्स, 5 ईयर्स का सेल्स, और 3 ईयर्स का प्रॉफिट, 5 ईयर्स का प्रॉफिट, 7 ईयर्स का प्रॉफिट अभी भी डबल डिजिट में है। बर्जर पेंट की तरह ही ये भी, बर्जर पेंट से ये तो लार्ज कैप स्टॉक है और मार्केट लीडर है, तो इसका ROC और ROE बर्जर पेंट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। और इसका जो बर्जर पेंट का ज़्यादातर बिजनेस इंडिया में है, लेकिन एशियन पेंट्स पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस है। और इसका बिजनेस मॉड्यूल, एशियन पेंट्स का बिजनेस मॉड्यूल बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना पेंट्स के इंडस्ट्री में, ये सारे ही पेंट के इंडस्ट्री में ऐसा हालत हो चुका है। ठीक है, तो ये जब सुधरेगा तो सारे का सब एक साथ यहाँ पर सुधरेगा। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते। यहाँ पर दिख पा रहा है कि मार्जिन कैंडल में एशियन पेंट्स का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, यहीं पर ख़त्म करते हैं।